जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जो नगर निकाय चुनाव का जो आरक्षण खत्म हो गया ओबीसी का, उसको लेकर के आज यहाँ चर्चा करने के लिए हमने अलग अलग संगठन से अलग अलग समाज सेवी लोग बुलाए हैं। तो आज उसी पे हमारी चर्चा होगी। तो उसके लिए सबसे पहले परिचय कराऊंगी मैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग वैसे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं परिचय कराना चाहती हूँ। सबसे पहले आप श्री शिषपाल सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, जो समाज को हर तरह से जागरूक करने का काम करते हैं। और आगे चलेंगे तो आईपी कश्यप जी हैं, जो अपने समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। उससे आगे चलेंगे तो आप हैं सत्यदेव सिंह जी, जो अखिल भारतीय लोधी महासभा से हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। घूम रहा है ना, हाँ चलो। आगे हैं ओपी आर्या जी, जो एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और भूतपूर्व सैनिक संगठन से जुड़े हैं, तो समाज के लिए काम कर रहे हैं। श्री रणवीर सिंह राजपूत जी हैं, जो लोधे राजपूत महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हैं। वीरपाल सिंह जी हैं, जो ओबीसी मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हैं। मुकेश कुमार सिंह हैं, जो जन अधिकार पार्टी जिला उपाध्यक्ष हैं। आचार्य भोजराज धनगर जी हैं, जो उपेक्षित समाज महासंघ से हैं। उदयवीर सिंह नागर जी हैं, जो अति पिछड़ा मंच के जिला अध्यक्ष हैं। आगे रमेश चंद्र विद्रोही जी हैं, जो निर्माण श्रमिक संगठन से जिला सचिव हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे बीच मौजूद हैं श्री शिषपाल जी से, कि आप बताएं, जो इस समय जो चुनाव होने वाला था, जो सारी चुनाव की तैयारियां हो चुकी थी, लोगों का काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया था और जो लोगों में एक बहुत खुशी थी कि ओबीसी का जो सीट आई थी, हम अलीगढ़ से बात कर रहे हैं तो अलीगढ़ को ही अगर हम लेकर के चलें तो अलीगढ़ में जब नगर निगम के चुनाव के लिए मेयर की सीट जब ओबीसी से आई तो लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत खुशी थी। तो वो जब हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया उसको कि कोई भी ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, राजनीतिक जो आरक्षण है वो ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि जनरल की सारी सीट की जाएंगी। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है, हमारे देश में पिछड़ों के साथ इस तरह का अन्याय होता रहा है और ये नई बात नहीं, ये सैकड़ों वर्षों से हो रहा है लगातार। कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है। अब तो पिछड़ों की मेरिट भी बहुत हाई से भी ऊपर जा रही है, सामान्य से भी ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी उनको उनका स्थान नहीं दिया जा रहा। उनको जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए, सरकार की जो नियति खराब है वो उसे नहीं देना चाहते और जानबूझकर, आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से उन्हें रोका गया है। हर जगह कहीं ना कहीं उनकी रास्ते में अवरोध पैदा किए गए हैं, इसलिए ये स्थिति आई है। और इस समय इस सरकार का नाकारापन, ये सरकार चाहती नहीं पिछड़ों को कुछ देना। ये एक षड्यंत्र है अगड़ों का कि जो हमेशा पिछड़ों को पिछड़ा और बनाए रखना चाहते हैं, उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। तो इसी में आगे आप बताइए, आपके क्या विचार हो प्यारे जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब की बातों को मैं समझ नहीं थी, सरकार की नहीं थी। यह साजिश जब यह देश आज़ाद हो रहा था उस समय से साजिश थी। जब 7 कमीशन आया इस देश के अंदर 1927 में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इस देश के अंदर वंचित समाज के लोग, जिसमें जो आज हम लोग पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, वह आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और नौकरियों में जब तक उनके बराबर हमें
आ नहीं जाएंगे जब तक देश आज़ाद नहीं होना चाहिए। ये बात अंग्रेजों ने स्वीकार की थी। और साइमन कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक, कागे काले की रिपोर्ट तक आने के बावजूद भी इस देश का जब संविधान लिखा जा रहा था 1949 में, तो उस समय भी आर्टिकल 340 के तहत इस हिंदुस्तान ने ये स्वीकार नहीं किया था कि इस पिछड़े समाज के लोगों को इस तरह का लाभ मिलना चाहिए। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी सर। आपने लोग, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे, उन्होंने स्वयं कहा कि हु इज बैकवर्ड, तो हम तो पिछड़ी समाज के लोग उसी समय से पीड़ित हैं कि 340 की उसको आर्टिकल को मानने को तैयार नहीं हुए थे। ये तो मैं धन्य कहना चाहूँगा कि 1979 में इस देश की राजनीति बदली और बीपी सिंह के नेतृत्व में इस बात को एक्सेप्ट किया गया और उसका हम समाज को लाभ मिला, लेकिन संख्यानुपात के हिसाब से नहीं। उसमें भी हमारे स्वयं के पिछड़े वर्ग के लोगों ने उसका बहिष्कार किया था उनके कहने से। तो इसे ये कह सकते हैं कि अभाव, उनकी जानकारी के अभाव में उन्होंने बिल्कुल किया था बिल्कुल। या किसी के बहकावे में? जब तक मेरा मानना स्वयं का यह है, जब तक हमारे पूर्वजों ने एक नहीं, भले इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब मान लीजिए या घूम रहा है ना, हाँ घूम रहा है, चलो दूर है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो क्या आपने किसी भी सवर्ण जाति के व्यक्ति को आपने मजदूर पाया क्या? अभी तक कोई मिला आपको ऐसा व्यक्ति जो सवर्ण जाति का भी मजदूर हो? या जो ओबीसी की बात चल रही है वो ओबीसी, मतलब ओबीसी का कोई उसमें मजदूर नहीं है? आप बताइए सर। देखिए, असल बात तो ये है कि ये आरक्षण की जो सुविधा दी गई है ये जात के आधार पर दी गई है। एक हमारा नारा होता है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारी जन जन की हिस्सेदारी है। संख्या बल के आधार पर इस देश में जो बंटवारा हुआ है संपत्तियों का या नौकरियों का, ये संख्या बल के आधार पर ही ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जब अंग्रेज जा रहे थे तब गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर गए थे, तब वहाँ उन्होंने बताया था कि महोदय आप तो सत्ता छोड़ के चले जाएंगे हमारे, लेकिन पहले भी हम गुलाम थे, पहले हम इनके गुलाम थे, फिर आपके गुलाम हुए और फिर इन्हीं के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए जाने से पहले हमारे अधिकारों का मतलब ध्यान रखा जाए। उसी के बाद फिर ये कमीशन आया था जिसमें आरक्षण की सुविधा डॉक्टर अम्बेडकर को जो है मिली थी, पूना पैक्ट जो हुआ। तो आरक्षण आने के बाद क्या सभी लोग जो है बराबरी पे पहुंच गए अभी या नहीं पहुंच पाए हैं? या जो मेरा सवाल था आपसे कि जो आप आरक्षण केवल एक धोखा है। आरक्षण मजबूरी बस गांधी एंड कांग्रेस ने दिया तो सही था, लेकिन आज सन 50 से लेकर के 72 साल लगभग हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बताना भी चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा पोस्ट है क्लास 4 जहाँ नाली और सफाई वालों की बात हो तो वहाँ तो आरक्षण भले ही पूरा होगा, लेकिन कौन से विश्वविद्यालयों में, कौन सी क्लास 1 में, कौन सा यूनिवर्सिटियों में कहाँ आरक्षण है? ये तो धोखा है आरक्षण के नाम पर। वास्तव में आरक्षण के नाम पर कभी नहीं मिला। और चिंता मत करिए, धीमे धीमे वो भी चला जाएगा आपके हाथ से जो कुछ मिल रहा है। की बात से ये समझा जाए कि जो आज भी गटर में मजदूर जो उतरता है गटर साफ करने के लिए, वो जो है उसी समाज से आता है, ना कि कोई सवर्ण समाज से आता है जो गटर में उतरता है। आपकी बात से नहीं, उससे मैं बताना चाहता हूँ, एक समय आया था जब जो है ये सफाई कर्मचारियों में हुआ था, उसमें सवर्ण समाज के जो सिलेक्शन हुआ, ये भी एक राजनीतिक बुद्धिमत्ता थी उनकी। होता क्या था कि सवर्ण समाज का आदमी है जो सिलेक्शन हो गया, जैसे मैं सब रेलवे में, तो जो सफाई कर्मचारी में चुन के आया है वो पातो रहा है 25-30 हजार रुपया अपने उसके हिसाब से, लेकिन 5,000 रुपया दे करके सफाई वाले को दे करके और सफाई करवा लाभ उसको ही मिलता है। आज भी यही हो रहा है। आज भी यानी देहातों में यही हो रहा है। सवर्ण समाज के लोग सफाई नहीं कर रहे। तो ये भी एक साजिश थी। मैं तो ये कहता हूँ ये उन राजनीतिकों की साजिश थी
सवर्ण समाज को उस आरक्षण में घुसेड़ने की ये साजिश थी। चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा किसी राजनीतिक का, लेकिन सवर्ण समाज को उस आरक्षण में लाभ देने की ये एक साजिश थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने सभी मित्रों से कहूँगा कि देखिए अब भी आंखें खोलें। असल ये आरक्षण से कुछ होना नहीं है। तुम्हारी डेढ़ बिक गई, बीमा बिक गए, हवाई जहाज बिक गए, बस बिक गई, कौन सी चीज़ नहीं है। अभी मैं किसान यूनियन से आ रहा हूँ आजमगढ़ से, तो वहाँ आजमगढ़ में किसानों की ज़मीन हड़पी जा रही है एक एयरपोर्ट के नाम पर। अब बताइए, यहाँ हर जगह पर तुम एयरपोर्ट कहाँ भैया? हमारे लिए तो सड़कें नहीं है चलने के लिए, तुम एयरपोर्ट की बात करते हो। तो एयरपोर्ट किन के लिए? तो एयरपोर्ट तो सुविधा के लिए कर रही है ना सरकार, तो हमारे किसको लिए कर सुविधा? रही है ना कि कौन सा हमारे लोगों को जैसे हमारे समाज का कौन आदमी एयरपोर्ट से जाएगा? किसानों की हमारी पिछड़ों के लिए जमीन, थोड़ा ही वो जमीन हमारी छिनेगी, किसानों की पिछड़ों की जमीन छिनेगी। और एक दिन ऐसा ही होगा जैसे रेल अडानी और अंबानी को बेची जा रही, जैसे हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, इसी तरीके से वो भी पोर्ट को वो भी बिकेगा, उन्हीं को तो जाएगा। आगे उदयवीर सिंह जी ये तो एक हैं, बहाना तो है हमारे लिए। आपसे हम बात करेंगे। आप क्योंकि आप जो है अति पिछड़ा मंच से हैं और आप पर जिले की जिम्मेदारी है, तो आपने ये बंटवारा जैसे हो गया कि पिछड़े अलग हो गए, अति पिछड़े अलग हो गए, तो क्या ये क्या मामला है? और दूसरा, क्या ये एक साथ आएंगे अब लड़ाई लड़ने के लिए? क्योंकि ये तो हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया सारा ही मामला। ये पिछड़ों को कोई तो अलग नेत्र से लाभ मिला है अलग इससे? से कुछ आपको लाभ मिला या मिलेगा इसके लिए जो आपने अति पिछड़ा मंच जो बना रखा है उसके लिए? अति पिछड़ा अधिकार मंच जो बनाया है उसका अब तक हमें अलग से कोई लाभ नहीं मिला है। और मेरा अपना स्वयं का विचार ये है कि हम सारे पिछड़ों को लेकर के जब तक एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे तब तक सुधार आना संभव नहीं। तो हम ये सोच रहे हैं कि जहाँ भी सामान्य की सीट है या ओबीसी की तो अब मुश्किल ही है आए हुए, तो हमें अपनों में से ही एक आदमी को वहाँ खड़ा करना चाहिए और एक मत से उसको जिता करके, और जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक इस समाज का सुधार संभव नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप जो अति पिछड़ा मंच चला रहे हैं उसको और जो पिछड़ा मंच है दोनों को एक करेंगे? जी हाँ जी। चलिए, आगे की कड़ी में आप जो है आचार्य भोजराज धनगर जी हैं, जो स्कूल से रिटायर हैं, टीचर रहे हैं, तो शिक्षा का महत्व भी बहुत अच्छे से वो जानते हैं कि क्या है और पहले की शिक्षा और अब जो नई शिक्षा नीति आई है तो उसको लेकर के तो जो हम बात कर रहे हैं, तो आप बताइए सर, आपने शिक्षा नीति जो आई है आपसे उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि उसमें और इसमें क्या परिवर्तन है नई शिक्षा नीति में? क्या ये हमारे लोगों के लिए, ओबीसी के लोगों के लिए, क्या ये लाभकारी है या नहीं है? ये कतई लाभकारी नहीं है, ये तो मीठा जहर है। नई शिक्षा नीति तो असल में शिक्षा को ठेके पे दे दिया गया है, जो पूंजीपति है उनके हवाले कर दिया गया है। इसमें ये होगा कि जो गरीब है वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि फीस इतनी हाई कर दी है, इतनी बढ़ा दी गई है कि वो नहीं पढ़ा पाएगा, उससे तो दूर कौड़ी होगी। ये तो ये चाहते हैं कि जो लोग जहाँ थे वहीं पहुँचें, क्योंकि न पढ़ेंगे न उनसे कहीं नौकरी मांगेंगे, न कहीं उनकी नीतियों को समझ पाएंगे, न कहीं बोल पाएंगे। इसलिए शिक्षा नीति तो इन पिछड़ी नहीं, बल्कि जो मनवाद की परिभाषा में शूद्र हैं, उन शूद्रों को वंचित करना है, उन शूद्रों को उसी स्थान पर पहुंचाना है जहाँ से मनुस्मृति ने छोड़ा था। जी, आगे बात करेंगे हम आईपी कश्यप जी से। आईपी कश्यप जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, हमारा जो ओबीसी का जो राजनीतिक आरक्षण है वो हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, तो क्या जो सरकार है इस समय वर्तमान सरकार है योगी जी की, आदित्यनाथ योगी जी की जो वर्तमान सरकार है, क्या वो उसको सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को लेके जाएगी? अगर जाएगी तो क्या बहाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आपका क्या कहना है इस बारे में? जी कमलेश जी, जो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने जो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया है, ये भी इसमें एक उत्तर प्रदेश योगी जी सरकार की चाल लग रही है। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट में तो जरूर ले जाएगी,
क्योंकि आज के समय में उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता। जो ओबीसी का इस समय उठान है या उफान है, उसको ये बीजेपी अपने तरीके से साधना चाहती है। उनका मेन उद्देश्य है कि सांप मरे लाठी टूटे, यानी ओबीसी को भी हम संतुष्ट कर दें और कुछ दें भी कुछ उनको दें भी नहीं दें। तो इसका मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं उसके। बिल्कुल, उन्होंने कुछ हमारे ओबीसी के जो नेताओं को अपने तरफ कर रखा है, चाहे उनका उसमें स्वार्थ हो, चाहे उनका कुछ भी हो, उन लोग उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। और फिर से जो हजारों साल से ओबीसी के साथ जो अन्याय होता आ रहा है, उसको पूरी तरह से एक संवैधानिक तरीके से या जुडिशरी के तरीके से उसको हल करना चाहते हैं, जिससे उनका उद्देश्य भी पूरा हो जाए और इस ओबीसी को कुछ भी नहीं मिले। तो योगी आदित्यनाथ तो जो है वहाँ से पुजारी थे, वहाँ से निकले हुए हैं, तो वो ऐसा क्यों मतलब चाहते हैं? देखिए कमलेश जी, उनके लिए योगी तो सब बराबर है आदित्यनाथ, ना, उनके लिए तो सब एक जैसे हैं। जो मंदिर में है, जो पूजा पाठ करते हैं, तो उनके लिए तो सब कहते हैं ना, सब एक समान होते हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा है, योगी आदित्यनाथ महामंडलेश्वर या गोरखनाथ पीठ के योगी हैं, लेकिन योगी ही ये जानते हैं कि मंदिर में पूजा में कुछ नहीं रखा है, पूरी ताकत गद्दी में है, संविधान में है, वो जानते हैं। लेकिन उसी तरीके से हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, जो जिनको हम शूद्र भी कहते हैं, उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो उनको वो पाठ पढ़ा देते हैं कि जो कुछ है मंदिर में है, पूजा में है। उनका एक मंदिर से संबंधित बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया है। साहब और क्या चाहिए आपको? हमने राम मंदिर बनवा तो दिया, लेकिन राम मंदिर एक बहुत बड़ी चाल है, इस ओबीसी के लिए जहर है। राम मंदिर के माध्यम से इस ओबीसी के उठान को, उसकी शिक्षा को, उसके विकास को ये रोकना चाहते हैं। और ओबीसी भी हमारा उनकी सोची समझी चाल में आ गया है और वो मंदिर को, राम मंदिर को ही बहुत कुछ समझ रहा है, लेकिन हकीकत में पर्दे के पीछे है कि हम इनको धर्म की गुत्थी पिला दें, धर्म में और मंदिरों में उलझा दें, जिससे ओबीसी जो बिल्कुल अपने को समझ ही नहीं पा रहा है और मंदिर के और इसके चक्कर में पड़कर वो अपनी शिक्षा, अपने विकास, आने वाली पीढ़ियों के विकास को भूल जाए। चलिए इसी पे आगे बात करते हैं आप शिषपाल सिंह जी से। सत्यदेव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी जो उमा भारती जी हैं, उनका एक वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो कह रही हैं बार बार कि आप जो है वोट मत देना बीजेपी को, और मैं तो वोट मांगने के लिए आऊँगी। तो उनका कहीं पर जो है दर्द छलक रहा है, या वो वास्तव में बताना चाहती है समाज के लोगों को कि जो है आप इससे हट जाइए? या जैसे कल्याण सिंह बाबूजी का उन्होंने जिक्र किया अपने वीडियो में, और बाबूजी का भी एक बयान आया था कि थप्पड़ मार के छीन लो अपने अधिकार, तो वो उस हकीकत को बताना चाहती है या उनका इसमें कुछ स्वार्थ है जिसके लिए वो ऐसा बोल रही है उस वीडियो में? तो आप बताइए सर। उमा भारती का जो बयान आया है वो केवल दिखावा है, क्योंकि जब उनको लाभ मिल रहा था तब उन्होंने ऐसा बयान कभी नहीं दिया। अगर उस बयान को पहले ही जाहिर कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती। रही बात बैकवर्ड की, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि इन माओवादियों ने हमको जातियों बांट दिया है और स्वयं गोत्रों में बटे हैं। तो मैं जैसे बघेल, यादव जी, लोधी राजपूत या कोई भी हैं, ये हमको जातियों बांट करके इन्होंने गुमराह किया है। अगर उमा भारती सच्ची हैं तो पहले इस मैसेज को लाएं कि जाति कुछ नहीं, जात हमारी ओबीसी, उसके बाद हम लोग के बीच आकर के वोट की बात करें। तो आर्या जी, आप बताएं, क्या हमें जो है जातियां तोड़ करके रोटी बेटी का संबंध करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। जब तक इस देश के अंदर 6,743 जातियों में से 52% आबादी रखने वाले संविधान के तहत यदि हम जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो किसी लोधी, राजपूत या यादव समाज का थोड़ी मिलता है, वो पिछले समाज का मिलता है, पिछली जाति का मिलता है। तो ये तो उनकी साजिश के तहत हमको अलग किया, वो तो उपजाति है। हम तो पिछड़ी जाति से आते हैं और जिस दिन पिछड़ी जाति है समझ गया
और मैं कहता हूँ आज जिस तरह से सवर्ण समाज की बात हो रही थी, सवर्ण समाज में हर पार्टी के साथ साथ अनेक नेता हैं। हमारे अंदर पिछड़े समाज के अंदर एक लिमिटेड नेता मानकर हम अपने आगे को बढ़ना कोशिश करते हैं। जब तक जहाँ पे हम बैठे हुए लोग हैं अपने आगे एक नेता की जगह पर अनेक नेता बनाएं तो हमारे समाज का विकास होगा, पिछड़ों का, हमें ये कह सकते हैं। रणवीर राजपूत बाबूजी हैं जो लोधे राजपूत महासभा चलाते हैं और उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जो अभी आरक्षण खत्म हुआ है राजनीतिक, उसको लेकर के जो लोधे राजपूत हैं उनका क्या मानना है, क्या सोच रहे हैं? वो बाबूजी के वक्तव्य को याद कर रहे हैं या अभी भी उसी से जुड़े रहेंगे, अभी भी उसी के लिए सपोर्ट करें? वेद का ज्ञाता वेद के ज्ञान से सुन पाता है। हम जान करके उन कामों को करते हैं जो न करनी चाहिए। मेरी बात समझे? वेद का ज्ञाता वेद के ज्ञान से सुन पाता है। हम जान करके उन कामों को करते हैं न करनी चाहिए। नंबर 1, आज वो समय हमारे पास ये चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में हम एक जिला सम्मेलन बुलाएं, प्रदेश सम्मेलन बुलाएं, जन जागरण फैलाएं। जब तक जन जागरण नहीं होगा तब तक हमारा भला नहीं होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि जो है समाज में जितने भी समाज के शुभचिंतक हैं जो चाहते हैं कि समाज एक हो, उनको जा करके गांव स्तर पे, जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए, उसके बाद ही समाज जो है खड़ा हो जब तक जन जागरण नहीं होगा। अब देखिए नौजवान आज हमारा पिछड़ों का, दलितों का, उसको कहाँ, यानी उत्तर प्रदेश में केवल 8 या 10% रिजर्वेशन मिला है। केंद्र में वो हालत है, केंद्र में मात्र 5% है। तो हम इन पर जन जागरण जवानों को नहीं बताएंगे, नौजवानों को पढ़ने नहीं बताएंगे जब तक उनमें जोश नहीं आएगा, लड़ने की शक्ति नहीं बढ़ेगी उनमें। तो आज हमें ये बहुत अमूल्य समय है कि चुनाव आ रहा है। हम जागरण यहीं जिले का एक सम्मेलन बनाएं, फिर प्रदेश का बनाएं, एक जन जागरण फैलाएं। ये मेरी विचार है, मेरी सोच है और इसके लिए मैं हर कीमत पर हर चीज़ को तैयार हूँ। चलिए, वीरपाल सिंह जी, आप जो है ओबीसी मोर्चा से हैं, तो मैं ये कह रही हूँ जैसे राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दिया और भी चीजें खत्म की गई, ईडब्ल्यूएस लागू किया गया, तो क्या आप लोगों ने उस समय आंदोलन कुछ किया, या अब जैसे राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया है तो क्या आपकी जो ओबीसी मोर्चा है वो कोई कदम उठा रही है इसको लेकर के, या कोई रणनीति चल रही है या नहीं चल रही है, क्या है वो चीज़ थोड़ा स्पष्ट करें आप? जी बहन जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हाई कोर्ट ने हमारा ओबीसी का आरक्षण मतलब ख़त्म किया है और इसमें सरकार की बहुत बड़ी चाल है। सरकार ने जानबूझ करके डॉक्यूमेंट मतलब सही तरीके से पेश नहीं किए। आगे इनकी बहुत बड़ी चाल है। इस चाल को विफल करने के लिए ओबीसी मोर्चा गहन अध्ययन में लगा हुआ है और आगे आंदोलन के लिए अपनी प्रक्रिया बना रहा है। और खाली ओबीसी मोर्चा से ही काम नहीं होगा। अगर हम इसको आगे बचाना चाहते हैं तो 85% यानी पूरे बहुजन को मिलकर के हमें कार्य करना होगा और उन्हें भी हमें अपने साथ लेकर के अपनी ताकत को आगे दिखाना होगा, धरना प्रदर्शन करने होंगे, अपनी आवाज़ को ऊपर पहुंचाना होगा। उस पर लगातार ओबीसी मोर्चा काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। तो इसके लिए हम भी आगे जो है इंतजार रहेगा कि कब आपका धरना प्रदर्शन शुरू हो, क्योंकि इसको लागू हुए 4 दिन हो चुके हैं। जो हाई कोर्ट ने राजनीतिक आरक्षण खत्म किया उसको 4 दिन हो गए, अभी कहीं से कोई ऐसी वो नहीं आ रही है। कुछ लोग, अखिलेश जी ने ट्वीट किया, मायावती जी ने ट्वीट किया, उसके बाद कोई ऐसा आंदोलन अभी तक नहीं चल रहा देश के अंदर कि जिस पे हम लोग कह सकें कि हाँ कुछ हो सकता है। ओबीसी मोर्चा छोटी छोटी बैठक कर रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब मजे हुए हैं और राजनीति का बहुत लंबे समय का अनुभव रखते हैं। तो ओबीसी मोर्चा आप सबको सम्मानित करेगा और बुलाएगा मतलब जो अपने आंदोलनों में मतलब जो भागीदारी के लिए। बैठक हो चुकी है जी, एक बैठक हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। चलिए, मुकेश कुमार सिंह जी, आप क्योंकि जन अधिकार पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवी भी हैं, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी के, बाबू सिंह कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन जिस समाज से वो हैं वो अपने आप को समझते ही नहीं है ओबीसी कि हम ओबीसी हैं।
वो तो अपने आप को जनरल की कैटेगरी में समझते हैं कि हम जनरल हैं, है ना। तो वो ऐसे में कैसे आंदोलन करेगी इसके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मालूम नहीं है हम ओबीसी के नहीं, ओबीसी के हैं, परंतु वो गुमराह हैं सब लोग। जितने हमारा समाज है गुमराह है, तो वोट दे रहा है जनरल को, मैं मानता हूँ बीजेपी को वोट दे रहा है, परंतु लोग समझ रहे हैं, आ रहे हैं। हम जातियों में बांट दिए गए, हम चाहते हैं कि जातियाँ खत्म हो जाए, बीसी की और एससी की सब जातियाँ खत्म हो जाए और एक बैनर तले आया है सब लोग, तो हम जीत सकते हैं इस लड़ाई को। और या कोई टाइटल भी बनाना है तो कोई ऐसा टाइटल बना लो जो सबके लिए अच्छा लगे। जैसे सम्राट सबसे अच्छा मुझे टाइटल लगा, सम्राट एक माइंड में जाएगा, एक सम्राट बनने की कोशिश करेंगे हम लोग, माइंड में पोजीशन बनेगी हमारे माइंड में कि हम सम्राट बनेंगे, प्रत्येक आदमी सम्राट लगाने चालू करते तो हम आगे बढ़ सकते हैं इस हिसाब से। बस मेरा यही कहना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे आप सब लोग जो है बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो आगे आप लोग सब मिलकर के एक मंच पे आएंगे ना इसके लिए, राजनीतिक आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए? हम तो एक और बात पूछना चाहते हैं जो लोग सत्ता में रहे उनसे, कि 70 सालों में 72 सालों में दलितों का आरक्षण नहीं पूरा हो पाया, पिछड़े वर्गों का आरक्षण पूरा नहीं हो पाया, क्या मजबूरियां रहीं? कितने इंटेलिजेंट लोग हैं ये कि जो काम 10 वर्षों में करना चाहिए था वो 70 वर्षों में नहीं किया। क्या ये जानबूझकर नहीं किया गया? ये षड्यंत्र नहीं है इनका? ये इनकी नीति ऐसी है कि कुछ देंगे भी नहीं और खुश भी रखना चाहेंगे। उसी में हमारा पिछड़ा वर्ग फंसा हुआ है। राजनाथ सिंह ने पिछड़ों को और अति पिछड़ों को अलग अलग किया। लोगों को ये लगा कि भाई कुछ लोग पिछड़े ले जाते थे हमारा हक और अब हमको मिलेगा। ये चाल आज तक किसी अति पिछड़े को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिली। जो पिछड़ों को मिलना था उसमें भी बांट दिया, बांट के अलग अलग कर दिया। बिल्कुल बिल्ली बंदर जैसे 2 बिल्लियां लड़ रही थी, इसमें से टुकड़ा तोड़ लिया, उसमें से टुकड़ा तोड़ लिया, और उन्होंने कहा अब ये तो मेरी मेहनत का है, तो पूरा ही खा गए, वो बंदर पूरा खा गया। तो इसी तरीके से आज तक जो सत्ता में रहे हैं लोग पिछड़ों के हक को खाते रहे हैं अन्य अन्य तरीकों से, कभी पिछड़ा पिछड़ा, कभी जातियों में बांटकर, कभी दलितों की बात कहकर। दलितों को भी नहीं मिला उनका। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कहीं तक कि जब से ये राजनीतिक आरक्षण खत्म हुआ है ओबीसी का, तो एससी वर्ग में काफी खुशी की लहर है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो हमारा ओबीसी भाई है वो सोया हुआ है, वो जाग नहीं रहा है, उसे पता नहीं है, तो थोड़ा इनके साथ जब ऐसा होगा तो शायद वो लोग सड़कों पे आए। तो इस वजह से वो खुश हैं कि चलो इनका कुछ खत्म हो रहा है तो ये लोग सड़कों पे आए, वो ऐसी कुछ उम्मीद कर रहे हैं। तो इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नहीं कमलेश जी, ये आपकी भ्रांति है। सही बात तो ये है कि वो समझदार हैं, वो जागरूक है, वो जानते हैं कि आज ये पिट रहे हैं, कल हमारा नंबर आएगा। जिस प्रकार से मुसलमान समझ रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगी सर, अगर ऐसा वो समझ रहे होते तो चलो ओबीसी तो सोया हुआ है, मान लिया, वो खुद कहते हैं इस बात को, ओबीसी सोया हुआ है, तो वो जाग रहे हैं, तो क्या उनको नहीं आना चाहिए था रोड पर? जैसे वो अपने उसके लिए आए थे रोड पर, जो एक्ट खत्म किया था सरकार ने, SC/ST एक्ट जो खत्म किया था, उसके लिए वो रोड पर आए थे। तो क्या जब ओबीसी को वो अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, तो क्या उसके लिए चलो ओबीसी को वो कहते हैं कि सोया हुआ है, तो उसके लिए आए, तो पीछे से चलो ओबीसी भी पहुंचेगा ना वहाँ पर। इसमें मेरा हमारे अधिकार की लड़ाई हमारा छोटा भाई लड़ रहा है। मेरा कथन ये है कि न किसी से भीख मांग रहे आ रही है, ये केवल एक बीजेपी की चाल है, सोची समझी चाल है। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चली गई और उसने एक कमेटी भी बना दिया। वो ये दिखाना चाहती है बीजेपी कि हम जो है, यानी बीजेपी पार्टी ओबीसी के साथ है। हकीकत ये है, दोनों हाथ में लड्डू yes. एक हाथ से वो ये देखना चाहती है कि मतलब ओबीसी अभी कितना सोया हुआ है, अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा या नहीं। अगर
थोड़ा बहुत रोड पे या सड़कों पे आता है तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट से बहाल बहाल करा लाएंगे, कराएंगे, हाँ। तो उसमें हमारा ही नाम हमारा- बाबाई होगी, हाँ, और हाँ। ओबीसी का जो वोट है वो फिर से हमें मिल जाएगा। ये ये आप चाल- कहना चाहते ये हैं। इन्होंने तो पहले से ही- अगर नई वाला आता है तो नई वाला आने पे फिर क्या होगा? नहीं, सब आरक्षण खत्म अरे इन्होंने तो पहले बांट दिया। अरे आज प्लानिंग करो, सब खत्म हो जाएगा। मेरा निवेदन है। सही कह रहा हूँ। इन्होंने तो पहले बांट दिया कि चलिए, जैसे एक और मैं लास्ट बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। ये जो मामला है राजनीतिक आरक्षण खत्म करने का, ये काफी समय से कोर्ट में चल रहा था, डेट पे डेट पड़ रही थी। तो इसी बीच ये एक और चीज लेकर के आए, भगवा को लेकर के आए। एक फिल्म थी पठान, जी। उस मूवी में जो है दीपिका पादुकोण ने जो रंग के कपड़े पहने थे, तो उस मामले को लेकर के ये आए। जबकि भगवा कपड़े तो और भी पहले फिल्मों में कई हीरोइनों ने और हीरो ने भी पहने हैं। तो जब ये लेकर के आए तो ये इसी मुद्दे को दबाने के लिए, ताकि ये ओबीसी के लोग हैं इसको ना सोच पाएंगे हमारा आरक्षण खत्म होगा या नहीं होगा राजनीतिक, इसी मुद्दे को दबाने के लिए लेके आए थे। या ईडब्ल्यूएस का जो मामला चल रहा था उसको दबाने के लिए कि ये ईडब्ल्यूएस के मामले को ना सोच के इसमें उलझ जाए ओबीसी पर। तो ऐसा है, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों का कहीं कोई हित हो, उससे पहले कोई ना कोई ऐसा ये भाजपा सरकार मुद्दा ले आती है कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए, और उस मेन मुद्दे को न देख के भगवा रंग को देख ले। हमारे लोग तमाम जो हैं भगवा के चक्कर में तलवार ले लेके घूमते हैं, कहीं मस्जिद पर कोई चढ़ जाएगा, कहीं कोई कुछ करेगा। ये ऐसे उपद्रव करते हैं जिससे इन सवर्णों की सोच की सरकार को फायदा मिलता है, भाजपा सरकार को फायदा मिलता है। वास्तव में अगर हमारे लोग हट जाएं तो इनमें से कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इनके बच्चे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। ये भगवा का रंग दिखाकर हमारे पिछड़ों को ही तो आगे किया जा रहा है, मरने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक क्षोभ की बात यह है कि आज जो है हिंदूकरण, ये भगवा जो चल रहा है, इसकी जो वो है, ये सब बैकवर्ड के पीछे ही, बैकवर्ड ही सबसे बड़ा इसका वाहक है। आज ही नहीं बल्कि जब मंदिर भी, जब 90-91 जब आंदोलन चला था, तब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड खुश था। आज एक अपेक्षा करता हूँ कि देखिए ये लड़ाई तो है, ये राजनीतिक लड़ाई है और हम समझ रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि बीजेपी की नीयत को समझो, उसकी नीयत क्या है। वो जो है बैकवर्ड पर एक डोरा डाल रही है, इधर तो छिनवा दिया हाई कोर्ट की तरफ से, और इधर जो है उसके खिलाफ जो है अपील में चली गई, और उधर एक आयोग भी बना दिया और ये दिखा दिया कि हम आरक्षण के पक्ष में। अब मूल बात यह है, जब आपको क्या चाहिए करना, ये तो लड़ाई लड़ते रहे। असली मूल लड़ाई हम लोगों को लड़नी चाहिए। मेरी कुछ डिमांड्स है, मेरा कुछ संदेश, सुझाव मैं अक्सर कहता हूँ जो हमारी डिमांड होनी चाहिए, हमारी डिमांड होनी चाहिए सबको रोटी सबको काम, सबको रोटी सबको काम, काम के लेंगे पूरे दम, शिक्षा चिकित्सा और सम्मान, नहीं तो करेंगे नींद हराम। हमारी 6 मांगे रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा और सम्मान। ये ऊंच नीच, ये ब्राह्मण है, ये भंगी है, ये सब नहीं चलेगा। यानी यदि कि पाना है, आप ये कहना चाहते हैं, इसका सजेशन भी विद्रोही सुनिए। सर, आप ये कहना चाहते हैं जी। इसका मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस लागू हुआ या जो राजनीतिक आरक्षण खत्म हुआ ओबीसी का, जी। वो सभी में बराबर मिलना चाहिए। अगर गरीबी के आधार पे मिला है तो सभी को, सभी सबको जातियों को मिलना हाँ, चाहिए, मिलना चाहिए सभी भाई। जातियों को वही मिलना मैं चाहिए। आपसे पहले कहना बिना चाह रहा था। किसी जांच के, वही बिना मैं कहना किसी चाह रहा था पहले। देखभाल के एक दिन में लागू कर दिया गया। कर भी काम दिया, चाहिए कर भी दिया तो ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या पिछड़ी जाति नहीं आती? हाँ। ईडब्ल्यूएस में सबड़ी क्यों आते हैं? सभी, हाँ, सबड़ी क्यों आती मैं है? तो नंबर एक सुनो, होता है। या कमर नंबर नहीं एक, सुननी नंबर ये एक, बात। नंबर एक। अरे कुछ करोगे तभी तो आवाज हाँ, तो पहुंचेगी। वही तो कमाल देखिए, बता रहा हूँ। यदि पाना है मजदूर जवान, हाथ में ले ले स्वयं कमान। यानी नौजवानों की आज बूढ़े तो रास्ता ही दिखा सकते हैं हम जैसे लोग। देखिए यदि जैसे पाना है मजदूर चलिए, जवान, ठीक- हाथ में ठीक ले है, ले आप- स्वयं कमान,
और परिवर्तन का पहला काम कर सत्ता की नींद हराम। जब तक सत्ता के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। जाए सही सही बिल्कुल सही। बात सत्ता के खिलाफ की नहीं है, बात है जब तक हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे उदाहरण मैं बता दूंगा, 10% EWS की आपने बात देखी, तो वो खाली सवर्ण में ही क्यों खत्म हो गई? हम तो चलो एक आम नागरिक की तरह से आप लोगों से बातें कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, किसी भी उससे हो, क्या उन्होंने आज तक सोचा हमारे समाज के बारे में? नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि जब तक केवल छत्री लड़ने वाला रहा, क्या हुआ? 800 साल तक हम क्या हुआ देश में? मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तब अकेला छत्री ही लड़ने वाला था। अगर छत्री इतना ताकतवर है तो भाई क्यों गुलाम रहे? काहे को गुलाम रहे? और जब सेना में बैकवर्ड आ गया, दलित आ गए, अल्पसंख्यक आ गए, तो अंग्रेजों को भी भगा दिया। तो देश का विकास तो सारी जातियों को एक साथ लेके, मतलब ये सब अंग हैं। जात नहीं उपजात। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है। मतलब जब तक सारे लोग ओबीसी नहीं बनेंगे, लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। नहीं, ऐसा